दोस्तों, दुनिया इस समय जिस उथल पुथल से गुजर रही है, उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला कर रख चुका है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव है, जहां हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के बिल्कुल करीब एक ऐसा घटनाक्रम तेजी से आकार ले रहा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। ये कहानी सिर्फ दो देशों के बीच व्यापारिक विवाद की नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है शक्ति संतुलन, रणनीतिक चालें और आने वाले समय की बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर। जो सीमा कभी भाईचारे और खुलेपन की मिसाल हुआ करती थी, वही आज तनाव, जांच और सख्ती का प्रतीक बन चुकी है। और यही बदलाव इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर और दिलचस्प बना देता है। नेपाल, जिसे हमेशा से भारत का करीबी सहयोगी और एक ऐसा पड़ोसी माना जाता रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतें काफी हद तक भारत पर निर्भर रही हैं, अचानक एक अलग ही तेवर में नजर आ रहा है। साल 2026 की शुरुआत में नेपाल ने भारत के खिलाफ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक और आक्रामक तरीके से सामने आया। नेपाल ने भारत से आने वाले सामान पर ऐसी सख्ती लागू कर दी जिसने सीमावर्ती इलाकों में अफरा तफरी मचा दी। छोटे से छोटा सामान जो पहले बिना किसी परेशानी के सीमा पार हो जाता था, अब भारी टैक्स और जांच के दायरे में आ गया। 100 रुपए की मामूली चीज पर भी भंसार यानी कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका असर उन लाखों लोगों पर पड़ा जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सीमा पार करते थे। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकेत था कि अब नेपाल अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर चुका है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय व्यापारियों और ट्रक ड्राइवरों पर पड़ा, जो वर्षों से इस व्यापारिक रिश्ते की रीढ़ बने हुए थे। जैसे ही भारतीय ट्रक नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें ऐसी सख्त जांच और नियमों का सामना करना पड़ता है जो पहले कभी नहीं देखे गए। मामूली सी गलती या तकनीकी कारणों को आधार बनाकर भारी भरकम जुर्माने लगाए जा रहे हैं। 14 चक्कों वाले ट्रकों के लिए 25 टन और 12 चक्कों के लिए 21 टन की सीमा तय कर दी गई है, और यदि इसमें 1 किलो का भी अंतर हुआ तो सीधे 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। ये स्थिति सिर्फ नियमों के पालन की नहीं लगती, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसमें भारतीय मालवाहकों को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। ड्राइवरों का कहना है कि उनसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो पहले कभी नियमों में शामिल ही नहीं थे, और हर चेकपोस्ट पर नई नई बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आता है, बालेन शाह। काठमांडू के मेयर के रूप में उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की बन रही है, लेकिन उनके फैसलों ने भारत नेपाल सीमा पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। 659 पन्नों की एक लंबी सूची जारी की गई, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बड़े उत्पादों तक पर भारी टैक्स लगा दिया गया। ये कदम नेपाल की अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर उठाया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें, बढ़ती लागत और अनिश्चितता ने पूरे व्यापारिक माहौल को अस्थिर कर दिया है। भारत ने जब इस स्थिति को गंभीरता से समझा तो उसने भी अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। ये प्रतिक्रिया भावनात्मक नहीं, बल्कि बेहद योजनाबद्ध और तकनीकी रूप से मजबूत थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित सोनौली बॉर्डर पर अचानक सुरक्षा व्यवस्था का चेहरा बदल गया। यहां अत्याधुनिक कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति की पहचान और गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। यह कदम सिर्फ निगरानी के लिए नहीं था, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब अपनी सीमाओं और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। अब हर व्यक्ति की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके। लेकिन भारत की रणनीति यहीं तक सीमित नहीं रही। असली झटका तब लगा जब भारत ने सीमावर्ती इलाकों में नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी। यह फैसला दिखने में छोटा था, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बेहद गहरी थी। नेपाल में ईंधन की कीमतें भारत की तुलना में काफी अधिक हैं, और इसी अंतर का फायदा उठाकर एक बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय हो गया था। नेपाली वाहन भारत आकर सस्ते दामों पर ईंधन भर। अब हालात ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक टकराव की ओर बढ़ता कदम। नेपाल के फैसलों और भारत की प्रतिक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।
जहां एक तरफ नेपाल अपनी सख्ती को आर्थिक सुधार के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार नजर आ रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ नियमों और व्यापार की बात करना काफी नहीं रह जाता, क्योंकि जो कुछ भारत और नेपाल के बीच हो रहा है उसके पीछे एक गहरी रणनीति और बड़े खेल की बू साफ महसूस होने लगी है। सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें, खाली पेट्रोल पंप और परेशान व्यापारी, ये सिर्फ सतही तस्वीर है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल और गंभीर है। सवाल अब ये नहीं है कि नेपाल ने नियम क्यों बदले, बल्कि ये है कि आखिर उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या वो वाकई अकेले ये सब कर रहा है या फिर किसी बड़ी ताकत के इशारे पर यह पूरा खेल खेला जा रहा है। विशेषज्ञों की नजरें अब एक तीसरे खिलाड़ी की तरफ भी घूमने लगी हैं, चीन। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में अपने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और राजनीतिक प्रभाव को तेजी से बढ़ाया है। सड़कें, पुल, हाइड्रो प्रोजेक्ट, हर जगह चीन की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नेपाल के हालिया फैसलों के पीछे सिर्फ उसकी अपनी आर्थिक चिंता है या फिर वो एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई छोटा देश बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है तो अक्सर वो खुद ही उस खेल का मोहरा बन जाता है। नेपाल के अंदर भी हालात अब धीरे धीरे बदलते नजर आ रहे हैं। शुरुआत में जो फैसले आर्थिक सुधार के नाम पर पेश किए गए थे, वही अब आम जनता के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बाजारों में जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने लगी हैं, ट्रांसपोर्ट लागत में इजाफा हुआ है और सबसे बड़ी बात, विश्वास डगमगाने लगा है। जो व्यापारी सालों से भारत नेपाल व्यापार की नींव थे, अब वही इस रिश्ते में अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। भारतीय ट्रकों के कम होते आगमन का सीधा असर नेपाल के बाजारों पर दिखने लगा है। दुकानों में सामान की कमी, महंगाई की मार और सप्लाई चेन का टूटना, ये सब संकेत हैं कि मामला अब सिर्फ नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आर्थिक संकट की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत ने भी अपने कदम बेहद सोच समझकर उठाए हैं। उसने ना तो कोई बड़ा सार्वजनिक ऐलान किया, ना ही आक्रामक बयानबाजी की, लेकिन जो फैसले लिए गए उनका असर सीधा और गहरा पड़ा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, हाईटेक निगरानी और ईंधन पर नियंत्रण, ये तीनों कदम मिलकर एक ऐसी साइलेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसने बिना शोर मचाए नेपाल को दबाव में ला दिया है। भारत का ये तरीका ये दिखाता है कि अब उसकी नीति सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करके चाल चलने की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कहीं भी प्रतिबंध या बैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसका कहना है कि वो सिर्फ तस्करी रोक रहा है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित बना रहा है। लेकिन कूटनीति की भाषा में यही सबसे बड़ा संदेश होता है, कम शब्द, ज्यादा असर। नेपाल के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो खुले तौर पर विरोध भी नहीं कर सकता और अंदर ही अंदर दबाव भी महसूस कर रहा है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अब जो हालात बन रहे हैं वो आने वाले समय की झलक दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, कई जगह ईंधन की कमी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ती लागत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जिन लोगों का काम रोजाना सीमा पार आवाजाही पर निर्भर था, उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। तस्करी का नेटवर्क जो पहले सिस्टम का हिस्सा बन चुका था, अब अचानक खत्म हो गया है और इससे जुड़े हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच भारतीय ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि नेपाल में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि अपमानजनक भी है। लगातार जुर्माने, अनावश्यक जांच और उत्पीड़न ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब नेपाल में व्यापार करना सुरक्षित है भी या नहीं। अगर ये स्थिति और लंबी चली तो ये गुस्सा एक बड़े विरोध या हड़ताल का रूप भी ले सकता है, जिसका सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या नेपाल अपनी नीतियों में बदलाव करेगा या फिर अपनी सख्ती पर कायम रहेगा? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या भारत और भी कड़े कदम उठाएगा?